चलिए स्टूडेंट्स, हम आप अपना दूसरी बुक का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। पहली बुक का रिवीजन कंप्लीट कर दिया हमने, उसकी वीडियोस डाल दी गई हैं। होप आपको समझ में आ रही होंगी। और जो चीजें समझ में ना आए आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आप लोगों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको पढ़ते हैं हम। इसके अंदर देखिए बेटा, प्योर थ्योरी है ये किताब। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। और ये इसकी वेटेज भी 40 नंबर की है। अब वो वेटेज कैसे है, कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आइए जरा समझिए इसके अंदर क्या कितने नंबर का आएगा। सबसे पहला आप यहां पर समझिए, सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक। जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हुआ था ना हमें, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हुआ था बेटा हमें 1947 से लेकर 1990 तक। एक तो ये पढ़ना है हमें कि जब हमारे देश को आजादी मिली तो फिर सत्ता हमने संभाली और हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या था ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, एंड इसी के अंदर ही, इसी यूनिट के अंदर ही पहला यूनिट आपका आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या आएगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म। यानी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का प्रयास किया, अपनी इकोनॉमी को क्या क्या किया। और वो रिफॉर्म हमने स्टार्ट किया 1991 में, हमारी पॉलिसी को फिर से रिवाइव किया हमने। ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें कंप्राइज करता है ये 3 चैप्टर, ध्यान रखना बेटा। तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस। जो हमारे करंट चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ना बेटा, किसके द्वारा? हमारी इकोनॉमी के द्वारा। करंट चैलेंजेस, ठीक है, ये आपका करंट चैलेंजेस 20 मार्क्स का आएगा। और इसके अंदर कंप्राइज है आपके 4 चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट में भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है। इसमें हम क्या करते हैं, इस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में बेटा हम भारत के करंट में जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो रहा है वो, उसको हम कंपेयर करते हैं। एक कंपैरिजन आपका आएगा इसके अंदर, समझो। किसके साथ कंपैरिजन आएगा आपका? नेबर्स के साथ। ठीक है बेटा, हमारे नेबर्स के साथ। हमारे नेबर्स कौन है? जैसे पाकिस्तान, उनके साथ कंपेयर करो, चाइना। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे अपना। राइट, तो ये 3 पार्ट में हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो 8 मार्क्स का है। और इसके अंदर बेटा एक ही चैप्टर है, 1 चैप्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, पहला 12, दूसरा 20 और 8 मार्क्स का ये टोटल आपका ये 40 मार्क्स की आपकी वेटेज हो गई है। राइट, अब इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है वो आइए देखिए। बेटा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी जब हमें आजादी मिली उस समय हमारी इकोनॉमी के क्या हालात थे। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे बेटा, अंग्रेज यहाँ से छोड़कर गए तो अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्या हाल छोड़ दिए, बिजनेस के क्या हाल छोड़ दिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अंग्रेजों ने जो भी किया वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए सारे काम किए, इंडिया के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं किया। राइट, तो हमारी इकोनॉमी का हाल बहुत बदहाल था। अब हम उसको पढ़ते हैं वन बाय वन, क्या क्या था। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे पहला पॉइंट। पहला तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, आप लोग इसको अपने आप पढ़ लेना। मैं इसके अंदर क्या पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ वो देखो। ये काम का नहीं है, बस केवल ध्यान रखने के लिए। पहला पॉइंट है कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहला टॉपिक है जिसके अंदर पहली चीज है एग्रीकल्चर सेक्टर। सेक्टर में बांट दिया हमने कि बिजनेस के क्या हाल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल थे, या फिर एग्रीकल्चर के क्या हाल थे। एग्रीकल्चर के क्या हाल थे बेटा, जरा इन देखो इन पॉइंटों को। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझो, लो लेवल का क्या मतलब है। सपोज करो एक आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पे आप 10 किलो अनाज उगा रहे हो, लेकिन रियलिटी में उस पे 50 किलो अनाज उगाया जा सकता है। मतलब जमीन की कैपेसिटी तो 50 kg की है, बट आप उस पे 10 किलो अनाज उगा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी लो है। इसको समझ गए आप कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। ऐसे ही हमारे हाल था उस समय 1947 के टाइम जब हम आजाद हुए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। यानी कि जिस जमीन पे ज्यादा फसल उगाई जा सकती थी हम लोग कम फसल उगा रहे थे। राइट, तो देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और उसका बड़ा कारण क्या था, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट जो था वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जमींदार के पास जाता था। और जो लोग कल्टीवेटर थे, रियल में उस पे खेती कर रहे थे, गरीब किसान जो लोग थे, उनको एक फिक्स अमाउंट ही मिलता था। सपोज करो एक किसान है मिस्टर ओम, वो मिस्टर ओम क्या काम कर रहे हैं कि एक जमीन पर 1 लाख रुपए का अनाज पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पैसा फिक्स है वो 10,000 रुपए है। तो उनको तो 10,000 ही होगा। तो ऐसे में किसान क्या करता है, ऐसे में किसान सोचता है कि यार मैं 20,000 की फसल पैदा करता हूँ, मैं क्यों टेंशन लूं 50,000, 1 लाख या 5 लाख की फसल पैदा करूं मैं, क्यों? क्योंकि मुझे तो 10,000 ही मिलना है। तो इसके कारण क्या होता था बेटा, लिखा है ना, दिस दिस लीड टू द डिस्करेजमेंट अमंग द कल्टीवेटर। ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल में मिस्टर ओम डिस्करेज हो गए और उन्होंने बोला कि मैं ज्यादा पैसे की फसल पैदा ही नहीं करूंगा, मेरा पैसा निकल जाए बस, मेरे लिए उतना ही काफी है। राइट, अगला है हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। आपको पता ही है कि पहले इंडिया में मॉनसून पे डिपेंडेंसी, अब तो खैर काफी फैसिलिटीज आ गई है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947,
देयर वाज कंडीशन वाज वेरी पुअर, मानसून पे डिपेंडेंसी थी, यानी बारिश होगी तो फसल पैदा होगी, राइट। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल पैदा नहीं होगी, यानी हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली डिपेंड ऑन मानसून, नो एफर्ट वाज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि किसी भी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी ब्रिटिशर्स ने डेवलप नहीं की, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। इनपुट क्या होता है भाई, फसल जब पैदा होती है तो अच्छे बीज चाहिए होते हैं, पानी की सुविधा यानी उसकी सिंचाई चाहिए होती है, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होती है, राइट, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, ये सब इनपुट्स होते हैं। अगर ये अच्छा रहेगा तो आउटपुट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, राइट। लेकिन देखिए उस समय क्या था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी हमारी, यानी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की थी, ये ना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी। ये सब ना की पॉइंट्स आप पेपर में लिखना, ठीक है, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आप ये की पॉइंट डाल रहे हो उसके अंदर तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर का नाम मात्र का यूज होता था। इससे क्या हुआ, इससे एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिसनल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे भाई फार्मर बहुत डिमोरलाइज हो जाते थे, काम ही नहीं कर पाते थे, और फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो लो हो जाती थी। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि जब अंग्रेजों को अपना सामान बाहर भेजना होता था तब तो टैरिफ लगाते ही नहीं थे, और जब इंडिया का सामान जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर था उस समय वो भेजना होता था तो हैवी ड्यूटी लगा देते थे। टैरिफ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ड्यूटी यानी टैक्स समझ लो, टैरिफ का मतलब टैक्स। तो वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, यानी अपने लिए तो कम टैक्स या कुछ और कम टैक्स लगा के जाते थे, और जो इंडियन के गुड्स होते थे या सर्विसेज होती थी उस पर हैवी ड्यूटी लगाए थे। देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट। टैरिफ फ्री का मतलब होता है टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे बेटा वो उठा के, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, अपने देश में लेके जाते थे, क्योंकि उससे उनका फायदा होता था। क्यों, क्योंकि उससे वो प्रोडक्शन करते थे और फिर बना बनाया माल हम जैसे देशों में बेचते थे वो। फिर कह रहे हैं टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ से टैरिफ फ्री सामान जा रहा है कच्चा माल, और वहां से बिना टैक्स के कच्चा माल यहाँ आ रहा है। इससे क्या होगा बेटा, ब्रिटिशर्स का जो सामान था वो बहुत सस्ता हो जाता था। इससे क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक बंदे हैं काम कर रहे हैं सामान बना रहे हैं उनका सामान महंगा था, तो जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज थे वो डिक्लाइन होने लगे, उनकी डिमांड खत्म होने लगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, बट हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हमारे जो हाथ से बनी चीजें होती थी, हमारे कारीगर जो बनाते थे, उस पे हैवी ड्यूटी लगा दी, जिससे कि क्या होगा बेटा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी। वही लिखा है, इट लीड्स टू द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिके हो गई, खत्म हो गई, राइट। दूसरा था कंपटीशन फ्रॉम मशीन। अब बेटा हमारा कंपटीशन उस समय था मशीन से, समझ रहे हो। यहाँ तो हाथ से बनी चीजें थी जो महंगी होती थी, और वहां मशीन से बन रही थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। वहां पे बेटा एक रिवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्री का, वहां पे मशीनों से काम होने लगा, तेज प्रोडक्शन होने लगा, और हम लोग हाथ से काम कर रहे थे, हम लोग डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाते थे, और हमारा सामान कंपेरेटिवली महंगा भी होता था। तो लिखा है ड्यू टू द लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मशीन फोर्स इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। भाई जब हमारे यहाँ के जो कारीगर थे उन्हें पता लगा कि यार वहां से सस्ता सामान आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, तो हमारा कौन ही खरीदेगा, इसलिए उन्होंने अपने अपने काम बंद कर दिए। ठीक है बेटा, अगला देखो। अगला लिखा है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ये क्या है, कह रहा ओइंग टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया न्यू क्लास ऑफ पीपल एमर्ज इन इंडिया द चेंज पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। एज ए रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्री टेंडेड टू पेरिश। आप देख रहे हो, आज भी देख रहे हो कि लोग क्या करते हैं, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मतलब दूसरे देश का सामान खरीदने में गर्व महसूस करते हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड है, धीरे धीरे तो बदल रहा है, 2014 से थोड़ा चेंजेस आया है, लेकिन उससे पहले क्या होता था आप देखते थे कि लोग ये पसंद करना ना क्लास की बात समझते थे। ऐसा ही उस समय होने लगा, एक नया क्लास पैदा होने लगा भारत के अंदर, जो विदेशी प्रोडक्ट को जब वो खरीदता था तो वो अपने आप को दूसरों से अलग समझता था। इससे क्या होता है बेटा, इससे हमारे देश की इंडस्ट्री खराब होती चली गई, और लोगों के मन में ये आ गया कि भाई अगर हम मेड इन अमेरिका और मेड इन ब्रिटेन कोई सामान पहनेंगे खरीदेंगे, उससे ज्यादा हमारी इमेज बनेगी। तो वही लिखा है कि इससे क्या हुआ, द चेंज पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट पिछड़ गए, राइट। अगला है मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। आपको पता ही है कि वहां पर ब्रिटिश गुड्स के लिए ज्यादा डिमांड या मार्केट आ गई। जरा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे देखो, कैसे उनका सामान कैसे ज्यादा बिकता था, भाई रेलवे बनाई उन्होंने, इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया प्रोडक्ट का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, वो अपने सामान को देश के हर हिस्से में फैलाने लगे। एज ए रिजल्ट साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपेंड हो गया, यानी कि उनका प्रोडक्ट सस्ता भी होता था और उनको बाजार भी मिल गया। वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, लेकिन इसका अपोजिट फर्क क्या पड़ा,
बेटा इसका फर्क ये पड़ा कि जो हमारा प्रोडक्ट था, भारतीयों का जो प्रोडक्ट था, वो श्रिंक हो गया, उसकी मार्केट खत्म होने लगी। दिस लीड टू द डिके ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। इससे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री क्या हो गई, डिके हो गई, राइट। चलो अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब हम सामान दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश से हम सामान को खरीदते हैं। जब बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। उसका क्या हाल था, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि भाई वो हमारा जो सामान जब बाहर बिकने जाता था उस पर हैवी ड्यूटी लगती थी, और जब वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे तो वो सस्ते रेट पर उसको लेके जाते थे, राइट। और वहां से बना बनाया माल को भी वो टैक्स फ्री कर दिया था उन्होंने। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। यानी हम जो एक्सपोर्टर थे वो किसके थे, रॉ मटेरियल के थे। बस वो कच्चा माल लेके जाते थे, जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन की जरूरत होती थी तो कॉटन यहाँ से ले आते थे वो, लेकिन अपने यहाँ से कपड़ा बना के यहाँ पे बेचते थे। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन द अदर हैंड इट बिकेम द नेट इंपोर्टर, और हम बना बनाया सामान खरीदने लगे ब्रिटिशर्स से। बेटा इन दोनों ही में किसका बेनिफिट है, ब्रिटिशर्स का बेनिफिट है, राइट। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपोजिशन था वो हमारे बैकवर्डनेस को बताता था कि इसका मतलब हम केवल रॉ मटेरियल तो पैदा हो रहा है यहाँ, लेकिन हम फिनिश गुड्स नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है, हम पिछड़े हुए हैं, हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास अक्ल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली ड्यू टू द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। और बेटा ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो केवल ब्रिटेन के लिए था। हमारा मन करे दूसरे देश में सामान बेचने का तो हम नहीं बेच सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी एक मोनोपोली यानी एकाधिकार पैदा कर रखा था, राइट। ये था हमारा फॉरेन ट्रेड। तीसरा पॉइंट क्या है इस फॉरेन ट्रेड के अंदर, सरप्लस। बेटा जो भी सरप्लस होता था ना, सपोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हम रॉ मटेरियल तो ज्यादा बेचते ही थे ना बाहर, तो उससे जो पैसे का प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट भी ब्रिटिशर्स हमारे भले के लिए यानी इंडिया वालों के भले के लिए यूज नहीं करते थे। उसका वो यूज किस में करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी अपने ही फायदे के लिए करते थे। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि सरप्लस प्रॉफिट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑन वॉर एक्सपेंसेस। भाई ये लोग लड़ाई भी लड़ते रहते थे, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हर कंट्री को अपना गुलाम बनाया था, तो ये उस पे खर्चा करते थे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करते थे। इट वाज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज द परस्यूट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया, इंडिया के फायदे के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है बेटा। अब चलते हैं कि जब हमने आजादी मिली तो हमारा डेमोग्राफी कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफी क्या होती है बेटा, जनसंख्या कैसी थी, कैसे बढ़ रही थी, जनसंख्या का क्या नेचर था, कैसे लोग थे यहाँ पर, उनका कंपोजिशन क्या था, राइट। पहला, अगर मैं देखूं डेमोग्राफी में तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, यानी लोग ज्यादा पैदा भी हो रहे थे और मर भी रहे थे। ठीक है, लिखा हुआ है कि इम्प्लाइड द लो सर्वाइवल रेट, हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट बहुत लो था। लिखा हुआ नियरली 8 पर 1000, सही, 1000 पर एनम, यानी कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 8 ही सर्वाइव कर रहे हैं, ये समझो। इतना लो सर्वाइवल रेट था भारत का। कह रहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग जिंदा कितना रहते थे, एवरेज एज क्या थी लोगों की, 32 साल। ठीक है, इसका मतलब कि एवरेजली 32 साल बंदा जिंदा रहता था, उसके बाद मर जाता था। तो कई बच्चे सोचेंगे अपने मन में कि भैया हमने तो सुना है सर कि पहले क्या होता था, हमारे दादा परदादा ज्यादा लंबा जिंदा रहते थे। बेटा वो एवरेज निकालो, बच्चा 4 साल में भी मर जाता था, बच्चा 3 साल में भी मर जाता था। जब आप इसका एवरेज निकालोगे कि सपोज करो 90 लोग तो 4 साल 5 साल में मर जा रहे हैं, 10 लोग 100 साल बाद मर रहे हैं, एवरेज निकालोगे तो ऐसा ही कुछ 32 साल आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय था, 32 साल का, राइट। अगला है लिटरेसी रेट, हमारा केवल 16% था, यानी पढ़े लिखे लोग भी हम कम थे। ठीक है बेटा, तो ये डेमोग्राफिक कंडीशन थी उस समय की। अब बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है बेटा कि लोग काम क्या करते थे, लोगों के व्यवसाय क्या थे, वो समय किन कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो पहला क्या है, एग्रीकल्चर। बेटा ये प्रिंसिपल सोर्स था एग्रीकल्चर हमारा, क्या है ये, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इसका ऑक्यूपेशन है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या होता है भैया, यानी 72% लोग भारत के किससे अपनी रोजी रोटी कमाते थे बेटा, एग्रीकल्चर से कमाते थे, वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, 10% केवल जो पॉपुलेशन थी हमारी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, जो बैकवर्डनेस को शो करती है क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। और 17% के करीब पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में थी, ये भी हमारे स्लो ग्रोथ को दिखाती है, क्योंकि बेटा जब बिजनेस बढ़ता है तो उसके साथ साथ टर्सरी सेक्टर बढ़ने लगता है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट्स बहुत सारे बनने लगे तो उसके साथ जोमेटो पैदा हो गया, ठीक है, जो डिलीवरी की सर्विस दे रहा है। तो यानी कि मेनली जो ये डिपेंड होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, वो बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है। अगर इंडस्ट्री आपकी लो है तो ऑटोमेटिकली ये भी कम हो जाएगा, राइट। अगला है, देयर वाज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एक बैलेंस ग्रोथ नहीं थी। कुछ राज्य, कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां अच्छी ग्रोथ थी, बाकी इलाके ऐसे थे जहां ग्रोथ थे ही नहीं, यानी कि एक बैलेंस नहीं था, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से ग्रोथ हमारी हो रही थी। तो ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये लास्ट पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था बेटा, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनके बारे में बात करें तो इसमें पहला क्या है
क्या ना, देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटा जब अंग्रेज यहाँ थे तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में। देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये साइड इफेक्ट था एक प्रकार का भारत के लिए। कुल मिला के वो डेवलपमेंट तो अपने लिए करना, ये सब उन्होंने ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा या कम्युनिकेशन की सुविधा बनाई वो अपने बेनिफिट के लिए बनाई, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा हमें भी हो गया, क्योंकि जब वो गए तो ये सारी चीजें हमारे पास रह गई, तो उसका हमें बेनिफिट हुआ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। अगला है रेलवे जो लेकर आए, वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था, फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सम पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड। उन्होंने कुछ रोड भी बनाए और रेलवे भी यहाँ पे ईजाद की, यानी रेलवे को भी लेकर आए यहाँ पर वो, ठीक है। उन्होंने रेलवे को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाया, जिससे उनके जाने के बाद वो फायदा भारतीयों को मिला। तीसरा था, मेन मोटिव क्या था, लेकिन ध्यान रखना बेटा, उन्होंने कम्युनिकेशन को अच्छा किया, उन्होंने रेलवे को अच्छा किया, उन्होंने रोड बनाए, लेकिन मोटिव क्या था? उनका मोटिव था वॉज टू फोस्टर द इंटरेस्ट, यानी किसको किसको आगे बढ़ाना था, किसको पालना पोषना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रादर देन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी वो इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं चाहते थे, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको फोस्टर करना चाहते थे, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे। चौथा पॉइंट है, देयर वो ट्रांजिशन फ्रॉम द बार्टर सिस्टम। एक फायदा हुआ बेटा हमें, हम बार्टर सिस्टम से ना मॉनेटरी सिस्टम पर आ गए। इससे पहले हम बार्टर सिस्टम पे थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वही सामान के बदले सामान पहले चलता था जो, तो उसको छोड़कर हम मॉनेटरी सिस्टम पर आ गए, विच फैसिलिटेटेड द डिवीजन ऑफ लेबर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मॉनेटरी पे आने का हमें फायदा हुआ कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर जो मैंने आपको बताया। एक बार देख लो गो थ्रू करके क्या क्या टॉपिक मैंने आपको बताया। पहला एग्रीकल्चर के क्या हाल थे, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई डिपेंडेंसी मानसून पे था, और लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट था। इंडस्ट्री में क्या था? डिस्क्रिमिनेटिव टैक्स पॉलिसी यानी टैरिफ पॉलिसी थी। कंपटीशन फ्रॉम मशीन से आ गया, इंडियंस को कंपटीशन मशीन से करना पड़ा, जिससे हमारे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए या पूरी तरह बर्बाद हो गए। न्यू पैटर्न डिमांड का आ गया, लोग क्लास फील करने लगे बाहर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। फिर मोर मार्केट, ब्रिटिश ने रेलवे बनाई, जिससे उनकी मार्केट क्या हो गई, आगे तक बहुत चलने लगी, ठीक है बेटा। यानी कि उनका सामान देश के हर पार्ट में पहुंचने लगा, और स्पेशली इसमें कंट्रीब्यूशन रेलवे का था। अगला फॉरेन ट्रेड, वो भी मैंने बता दिया आपको कि डिस्क्रिमिनेटिव था बहुत ज्यादा। वो डिस्क्रिमिनेशन करके क्या करते थे, ऐसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां से बना बनाया माल यहाँ पर बेचते थे, राइट। और जो भी सरप्लस होता था, जो उनको फायदा होता था, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर उनको जो सरप्लस होता था, वो सरप्लस केवल वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है बेटा। तो ये देखना है हमें। फिर डेमोग्राफिक कंडीशन मैंने बता दी, भारत के हालात कैसे थे उस समय। डेमोग्राफिक कंडीशन में वो हालात थे हमारे कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर की थी, लिटरेसी रेट केवल 16% पढ़े लिखे लोग थे। फिर बात आई ऑक्यूपेशनल की, यानी लोग काम क्या करते थे। तो एग्रीकल्चर जो प्रिंसिपल सोर्स था, यानी कि 72% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, 10% बिजनेस में और 17% सर्विस सेक्टर में, राइट। आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट टॉपिक था हमारा, यानी कि हमारे पास रोड का डेवलपमेंट हुआ, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, हमारा रेलवे अच्छा हुआ, ये सब लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया था। एक अच्छा ट्रांजिशन हुआ हमारा, बार्टर सिस्टम से हम मॉनेटरी सिस्टम में पहुंच गए, जिससे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर पूरा खत्म होता है हमारा। बाकी चैप्टर के साथ हम जल्दी ही आएंगे, और सारे चैप्टर को वन बाय वन हम वीडियो डालेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने क्वेरी उस पर पूछते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।